Good morning, students. Today our Good revision morning. topic is government budget. Good morning. As you know, India is just implemented the mixed economy or just prosecuting the mixed economy in the Indian culture. What do you mean by mixed economy? It is the economy where public and private sector run together. ये वो इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पैरेलल चलते हैं. So India is follow the path of mixed economy since the independence. जब से हमने आजादी ली है तब से हम किस पाथ पे चल रहे हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी पे चल रहे हैं. Today our topic is government budget. What is government budget? The annual or financial accounting of government is known as government budget. यानी गवर्नमेंट का जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसकी जो अकाउंट्स है उसे हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट कहते हैं. जो बजट वर्ड है वो एक बॉगी वर्ड, फ्रेंच वर्ड बॉगेट से बना है जिसका मतलब होता है मैजिक बैग. ठीक है, यानी जो बजट है वो एक मैजिक बैग के रूप में होता है क्योंकि बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट आपको करती है. सो ये एक फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर होता है. व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया में? इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1st April to 31st March. 1st April to 31st March. यानी जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल अकाउंट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, दिस इज नोन एज द बजट. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के बजट होते हैं. जैसे जनरली दो तरह के बजट हमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर व्हाट इज रेवेन्यू बजट. रेवेन्यू बजट क्या होता है? रेवेन्यू बजट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर. ये वो बजट है जिससे गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर्स की डिटेल आपको पता चलती है. Whereas capital budget give the information about the government assets और liabilities. कैपिटल बजट से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट की एसेट्स क्या है और उसकी लायबिलिटीज क्या है. अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बजट के ऑब्जेक्टिव की, पहले उसके टाइप से पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि व्हाई अ गवर्नमेंट मेक अ बजट. किसी भी देश में बजट क्यों बनाया जाता है? आपने अपने घर में भी देखा होगा, योर मदर इज ऑल्सो मेकिंग अ बजट. आपकी सैलरीज आती, कैसे मिलती है हमें सैलरी? वीकली मिलती है, पर डे मिलती है, मंथली मिलती है? Monthly. इन इंडिया वी आर गेटिंग अवर मंथली सैलरी जिसमें हमें पूरा मंथ चलाना पड़ता है. ठीक है, तो आपने अपनी मम्मी को भी देखा होगा कि वो प्लान करती है बजट को कि इस महीने ये वाला खर्चा है. जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल मंथ है, दिवाली आ गई तो उसमें क्या हो गया? वो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया. या हमें लगता है इस महीने में किसी के यहाँ शादी है, कोई हमें ओकेजन अटेंड करना है या इस पे एक्स्ट्रा खर्च करना है, तो आप क्या करते हैं? एक बजट बनाते हैं. ठीक ऐसे ही गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग अ बजट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर. गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट बनाती है. ठीक है, कैसे बजट बनाती है? आने वाले खर्चों का प्रायर ही जस्ट मेक द अकाउंट्स, दैट इज बजट. अब हम बात करें व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, कि बजट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है. देखिए सबसे पहले there are certain things which are necessary for the people which are not provided by the private sector. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो necessary हैं लेकिन private sector उन्हें provide नहीं करवा पाता. So it is the government's duty to provide these necessities to the public. तो यहाँ गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है ऐसी नेसेसरी गुड्स जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो ले नहीं सकते तो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कराती है. तो सबसे पहला काम क्या हो गया? गवर्नमेंट के बजट का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू कीप द अटेंशन ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल. यानी उनका ध्यान कहाँ होता है? नेसेसिटीज गुड्स पर होता है कि हर व्यक्ति को कम से कम मिनिमम एमिनिटीज मिलनी चाहिए. अब मिनिमम नीड्स क्या है? डू यू नो व्हाट आर मिनिमम नीड्स? Food, clothes, shelter. Food, cloth and shelter. Only three? Education, health. वेरी गुड. पहले केवल तीन आवश्यकताएं हुआ करती थी, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. पर नाउ द डेज वी जस्ट हैविंग 5 मेजर नेसेसिटीज, दैट इज फूड, शेल्टर, क्लोथ और मेडिकल फैसिलिटीज एंड एजुकेशन. अब गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कराती है? आप देखिए, अगर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं लेकिन हर कोई इसमें एडमिशन नहीं ले सकता, सो गवर्नमेंट ओपन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो. वहाँ पब्लिक सेक्टर भी स्कूल्स रन कर रही है ताकि आप अपने बच्चों को कम फीस में वहाँ पढ़ा सके.
ठीक इस तरह से मेडिकल में भी देख लीजिए, आपका राजस्थान में एसएमएस जो हॉस्पिटल है एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में गिना जाता है, जहाँ बेस्ट फैसिलिटीज मिलती है, वहां पर आपको बहुत मिनिमम स्पेंडिंग पे सारी मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है। तो बजट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू कंप्लीट द मिनिमम एमिनिटीज ऑफ द पीपल, यानी लोगों की जो मिनिमम नेसेसिटीज है उसको वो पूरा करती है। सेकेंड थिंग है, सबसे बड़ी बात जो होती है द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। बजट का दूसरा जो है कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। अब लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव होगा? हमने नेशनल इनकम में भी पढ़ा, व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीजेस, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो इनकम, increases, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम increases, बढ़ेगी। द इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस, जब इनकम बढ़ी तो द लिविंग Expenditure स्टैंडर्ड also ऑफ पीपल ऑल्सो इंक्रीज। तो बजट का एक मोटिव क्या हो गया? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, कि प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाइए, डेफिनेट नेशनल इनकम बढ़ेगी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी जितने भी अलोकेटेड रिसोर्सेज हैं पूरी कंट्री में उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसे आपके घर में भी मम्मी बजट बनाती तो ऐसा नहीं कि कोई चीज छूट जाए, वो अपने इस तरह से बजट बनाती कि हर रिसोर्स का बेटरली यूज हो सके। ठीक इस तरह से जब गवर्नमेंट भी बजट बनाती है तो वो चाहती है द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, उसका ऑप्टिमम यूज के साथ साथ मैक्सिमम यूज भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट को भी, क्योंकि ग्रीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर है। तो ये बजट का थर्ड ऑब्जेक्टिव है। बजट का फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रिसोर्सेस। जैसे आपको लगता है योर एक्सपेंडिचर आर मोर देन इनकम, अगर जैसे ज्यादातर डेवलपिंग नेशंस में होता है कि उनके एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं इनकम से। सो गवर्नमेंट टेक अ रिसर्च इन द फील्ड टू फाइंड आउट सम मोर रिसोर्सेज फॉर द रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ऐसे नए नए फील्ड ढूंढे जाए जहां से उसको रेवेन्यू इनकम ज्यादा हो सके। फिफ्थ जो इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल सिक्योरिटी। बजट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इनकम और एक्सपेंडिचर्स, बजट में बहुत सारे अदर प्लानिंग्स भी होती है, जैसे सोशल सिक्योरिटी है ना, आप सुनते होंगे वृद्धावस्था ओल्ड एज जो पेंशन है वो दी जाती है। ठीक है, अलाउंसेस दिए जाते हैं। इसके अलावा कई बार हमें कुछ बच्चों को एजुकेशनल लाइन में जैसे आप देखते हैं गार्गी पुरस्कार वगैरह, ये सब क्या है सोशल सिक्योरिटी पर्पस से अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ये भी बजट का एक पार्ट होता है। तो बजट का मकसद सिर्फ इनकम और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ही नहीं है, बल्कि उसमें सोशल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट जो इसमें थिंग है दैट इज प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन, कि प्रोडक्शन को मास प्रोडक्शन के साथ साथ मैक्सिमाइजेशन के लेवल तक लेकर जाना है, जिसमें कॉस्ट एफिशिएंट टेक्निक का यूज किया जाता है, यानी देश में ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसमें कॉस्टिंग तो कम हो और उसका आउटपुट बहुत अच्छा आ सके। सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द बजटिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया? yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, एक और बड़ी चीज है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। और व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी? स्टेबिलिटी मतलब ना तो बहुत तेजी और ना बहुत ही मंदी। ठीक है, कांस्टेंट पीरियड जो हम मानते हैं। देखिए देयर टू कॉन्सेप्ट्स आर नोन एज इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन। व्हाट इज इन्फ्लेक्शन? व्हेन रेगुलरली द प्राइस लेवल इज इंक्रीजिंग, यदि हर साल प्राइस लेवल बढ़ता रहे इन रेशियो और इन कंपैरिजन टू इनकम। भाई प्राइस लेवल तो हर साल बढ़ेगा लेकिन वो इनकम के कंपैरिजन से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों की पहुंच से गुड्स क्या हो रही है, दूर होती जा रही है ना। उनकी इनकम तो इतनी नहीं बढ़ रही लेकिन प्राइस लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दैट इज नॉन एज द इन्फ्लेक्शन, वेयर गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड डिफ्लेक्शन, जहां प्राइसेस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, इतनी डिक्रीज कि लोगों को कॉस्टिंग भी नहीं निकलती। सो बोथ द कंडीशंस आर नॉट गुड, ना तो इन्फ्लेक्शन अच्छा है और ना ही डिफ्लेक्शन अच्छा माना जाता है। ये क्लियर हो गया इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन? yes, ma'am. Yes, ठीक है? ma'am. तो किसी भी देश के लिए ना तो इन्फ्लेक्शन अच्छा है और ना ही डिफ्लेक्शन अच्छा माना जाता है।
क्योंकि इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, इकोनॉमी बूम करती है लेकिन गुड्स और सर्विसेज को इनकम टच नहीं कर पाते। डिफ्लेक्शन में इनकम इतनी कम होती है कि प्राइसेस कम होने पर भी लोग उसको अचीव नहीं कर पाते। सो इट इज द गवर्नमेंट ड्यूटी टू कंट्रोल दीज कंडीशंस। ना तो इन्फ्लेक्शन अच्छा होता है और ना ही डिफ्लेक्शन, तो स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है। ना तो प्राइसेस ज्यादा बढ़ने चाहिए और ना बहुत ज्यादा घटने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई बार आप सुनते होंगे कि प्याज के भाव 150 रुपए किलो वगैरह, जबकि आप देखते हैं 10 रुपए 20 रुपए 40 रुपए में प्याज मिल जाता है। कभी कभी दालों के पल्सेस के भाव आप सुनते हैं 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो बीच में हो गया था, बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। कभी कभी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो क्या करते हैं, सेव करके रख लेते हैं कि जब प्राइसेस बढ़ाएंगे, शॉर्टेज के कारण प्राइस बढ़ेगी तो वो अपनी स्टॉक निकालेंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या हो गई, इस ब्लैक मार्केटिंग को रोकना। ठीक है, तो ना तो प्राइसेस बढ़ना अच्छा होता है और ना प्राइसेस का घटना। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है बजट की, टू कंट्रोल द इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन, स्टेबिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. नाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन? इट इज द कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू इनकम। अब गवर्नमेंट के बजट का एक पार्ट होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब वो क्या पार्ट है कि व्हेन द गवर्नमेंट जस्ट टेकिंग देयर रेवेन्यू फ्रॉम द टू साइड्स। गवर्नमेंट दो तरीके से अपनी रेवेन्यू को कलेक्ट करती है। बता सकते हैं कैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करती है? Taxes or non-taxes? वेरी गुड, टैक्स इनकम और नॉन टैक्स इनकम। अब गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है, किस तरह से? दो तरीके के टैक्स है। कौन कौन से टैक्सेस है? Direct, indirect. डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब व्हाट इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस? सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस which is imposed by the government on the people directly। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको लोगों पर लगाती है, गवर्नमेंट को वो पे करना, लोगों को वो पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज, ये वो टैक्सेस होते हैं जो किसी बंदे पे नहीं लगे, किसी प्रोडक्शन पे लगते हैं। अब प्रोड्यूसर को ये पे करने पड़ते हैं, लेकिन वो इसका बर्डन क्या करता है, कंज्यूमर्स पर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जांपल दे सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, एग्जांपल दीजिए। Income tax. इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, हाउस टैक्स है, ठीक है, सोसाइटी फॉर जो भी टैक्सेस होते हैं वो आपके क्या हो गए, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में Subsidy. नहीं, GDP. नहीं, GST. जीएसटी है ना, गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाले जो टैक्सेस हैं वो आ गए आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस? क्या डिफरेंस है? क्योंकि अपन रिवीजन लेने आपको आना चाहिए। प्रोड्यूसर देता है वो तो डायरेक्ट टैक्सेस, या कोई रिच सोसाइटी का पर्सन देता है। डायरेक्ट और टैक्सेस तो इट इज पेड बाय रिटेलर या सेलर। नहीं, डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। जो कि एक पर्सन पे इम्पोज होता है। हाँ ठीक है, और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट गुड ऑन सर्विसेज पे होता है। हाँ एग्जाम्पल दोनों के, डायरेक्ट टैक्सेस का इनकम, हाउस टैक्स, और GST इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ठीक है ना, इस तरह से आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस भी आता है। 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेवेन्यू साइड लिया, किससे, टैक्स और नॉन टैक्स इनकम। तो टैक्स की तो आपने बात बता दी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब नॉन टैक्स इनकम में फीस, फाइन है ना, गिफ्ट्स, ग्रांट्स। अब फीस कैसे, गवर्नमेंट के स्कूल्स चलते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स चलते हैं, ठीक है, वहां बहुत मिनिमम होती है फीस, लेकिन पे तो करनी पड़ती है आपको, तो वो फीस। फाइन्स, जैसे आपने हेलमेट नहीं पहना, ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, दैट इज फाइन। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इन पे क्या होते हैं, अगर आप डेट पे, शेड्यूल डेट पे नहीं करते तो आपको वहां पेनल्टी देनी पड़ती है, दैट इज फाइन। तो गवर्नमेंट को इन अदर सोर्सेज से भी इनकम
होती है। कभी कभी ग्रांट्स भी मिलते हैं, विदेशों से सहायता मिलती है, या हम भी कभी कभी प्रधानमंत्री कोष में या मुख्यमंत्री कोष में हेल्प डालते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। अब हम बात करें कि उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। बाय द रेवेन्यू सिस्टम द गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन द इनकम। अब रेवेन्यू सिस्टम से गवर्नमेंट कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है? He just impose the taxes like the income taxes। किस पर करती है? जिनकी इनकम हाई होती है, ठीक है। और आप देखते हैं सोशल सिक्योरिटी देती है, किसको देती है? जिनकी इनकम कम होती है। तो क्या कर रहे हैं वो? जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे इनकम लेकर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? जिनकी इनकम कम है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं वो? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं अभी मैंने आपसे बताया, क्योंकि इनकम का जो टैक्स है, ठीक है, वो कैसा होता है? प्रोसीड टैक्स होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसका परसेंटेज जो आपका टैक्स का है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो कहाँ खर्च करती है? कि ऑन दोज पीपल हु आर नॉट कैपेबल टू जस्ट कंप्लीट देयर बेसिक नीड्स। तो उन्होंने क्या किया? उनसे इनकम ली और किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी? एक दूसरे ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? यस मैम। ठीक है। अब आ रहा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट या बजट। ये अभी हमने बात ही की थी। स्टेबलाइजेशन मतलब कि जस्ट कंट्रोल ऑन इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन। ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि द गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द इंक्रीजिंग प्राइसेस आल्सो एंड डिक्रीजिंग प्राइसेस आल्सो। ना तो कीमतों का बढ़ना गवर्नमेंट देख पाती है, कंट्रोल करती है उसे, और अगर कीमतें बहुत घट रही हैं तो भी गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि व्हेन द प्राइसेस आर इंक्रीजेस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, व्हेन प्राइसेस इज डिक्रीजेस तब गवर्नमेंट क्या करेगी? कैसे इंक्रीज करेगी प्राइसेस? कमर्शियल बैंक को लोन देगी। देखिए कई बार ऐसा होता है इन सम सर्कमस्टेंसेस वेयर देयर इज अ मास प्रोडक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रोडक्शन हो जाता है ड्यू टू द अच्छी क्रॉप हो जाती है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। उस समय प्राइसेस क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, इतनी कम कि कॉस्टिंग से भी कम हो जाती है। दैट टाइम द गवर्नमेंट परचेज सारी जितना प्रोडक्शन को गवर्नमेंट क्या करती है? परचेज कर लेती है, क्योंकि मार्केट में प्राइसेस तो बहुत कम है, ठीक है। तो क्या होता है? फार्मर्स को उनके अपने क्रॉप के सही मूल्य वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? मार्केट में जो गिरते हुए प्राइसेस है उससे को कंट्रोल करती। कैसे? बफर स्टॉक सिस्टम से गवर्नमेंट परचेज करती है और एक स्टॉक बनाती है, उसमें वो रख लेती है, विच इज नॉन एज बफर स्टॉक। ये फूड ग्रेन्स का होता है, ठीक है, समझ गए? यस मैम। ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेबिलिटी का वर्कआउट करती है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो भी वो कंट्रोल करते हैं, और अगर प्राइसेस कम हो रही हैं तो भी वो उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट डू यू मीन बाय बजट? द बजट इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मैजिक बैग, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि बजट क्या है? बजट एक मैजिक बैग के जैसा है इन विच द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की डिटेल होती है, ठीक है। सेकेंड हमने जो पढ़ा दैट इज टाइप ऑफ बजट। देयर आर टू टाइप ऑफ बजट, दैट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। जितने भी गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर है उसका अकाउंट कहलाता है रेवेन्यू बजट, और गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटीज का जो अकाउंट है दैट इज नॉन एज कैपिटल बजट। इसके बाद हमने पढ़ा देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑन विच द गवर्नमेंट इज वर्किंग। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जिस पे गवर्नमेंट काम करती है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने देखा, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम मानते हैं दैट इज बेसिक एमिनिटीज ऑफ द पीपल, कि वो ध्यान रखती है, क्योंकि हमारे यहाँ दो सेक्टर है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। So it is the government duty to fulfill all the basic needs of the people। तो गवर्नमेंट बजट का सबसे मेन मोटिव क्या होता है? कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना। सेकेंड हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा मास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को मैक्सिमम लेवल तक लेकर जाना। थर्ड कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रोडक्शन बढ़े लेकिन कॉस्ट रिड्यूस हो, कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए।
फोर्थ हमने पढ़ा रिसोर्सेज का बेस्ट यूज, यानी रिसोर्स प्लानिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेबिलिटी, जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वर्कआउट है कि वो कंट्रोल करती है प्राइसेस को इंक्रीज होने से और डिक्रीज होने से। और जो लास्ट हमने पढ़ा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट का, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू करती है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। जैसे एक्सपेंडिचर्स में दो तरह के खर्चे होते हैं, कुछ डेवलपमेंट खर्चे होते हैं उसके और कुछ नॉन डेवलपमेंट वर्कआउट होते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी इनकम उसने रेवेन्यू से कलेक्ट की है या नॉन रेवेन्यू फील्ड से कलेक्ट की है उसे वो क्या करती है, एक्सपेंडिचर के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लियर हो गया? यस मैम। तो आज आप क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ बजट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। ओके, यस मैम। चलो आज इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू मैम।